नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पुरी ने देवस्नान पूर्णिमा पर भव्य स्नान यात्रा। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत पर याचिका खारिज। मेधावी छात्रों के लिए सीएम योगी की बधाई। बोर्ड टॉपर को वितरित किए गए टैबलेट। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। पुरी में देवस्नान पूर्णिमा पर भव्य स्नान यात्रा। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज देवस्नान पूर्णिमा के पावन अवसर पर पारंपरिक स्नान यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। इस खास दिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, भगवान देवी बलभद्रा को 108 कलशों के स्नान कराया जाता है। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी सूर्य नारायण रथ वर्मा ने इस अवसर पर बताया कि ये स्नान सिर्फ शारीरिक शुद्धि नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धिकरण का प्रतीक भी है। इस परंपरा के तहत स्नान के बाद तीनों देवताओं को अनावसरा विश्राम में रखा जाता है और फिर वे 15 दिनों के बाद रथ यात्रा के लिए बाहर आते हैं। इस वर्ष श्री जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून से शुरू होकर 5 जुलाई तक समाप्त होगी। इस दौरान लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के भव्य दर्शन और रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सर, आज स्नान यात्रा है और महाप्रभु की पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र, कलियुग की पवित्र पवित्र पावन धाम है। चतुर्मार्ग ही साधन। भारतीय संस्कृति उपासना की संस्कृति, उपासना भारतीय संस्कृति की मूल मंत्र है और इस मूल मंत्र का चारों धाम ही भारतवर्ष का प्रत्यक्ष धाम है। कृतेकम बद्रिका नाथश्चम त्रेतयाम सेतु संकरम, द्वापरे द्वारका नाथश्चम कड़ौ श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। कलियुग की पवित्र धाम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र, जहां पर मुख्य धाम कहा जाता है। इस धाम में काल युग युग से काल काल से प्रभु श्री जगन्नाथ परम ब्रह्म दारवी तनु धारण करके श्री सह मानुष लीलाया मनुष्य जैसे लीला करते हैं। सत्य युग में, तृतीया युग में राम रूप में, द्वापर युग में कृष्ण रूप में, कलि युग में भगवान स्वयं दारवी तनु धारण करके मानस्य लीला करते हैं। मनुष्य जैसा आचरण करते, खाते पीते घूमते सोते जाते ऐसे ही आचरण करते हैं। और भगवान श्री जगन्नाथ की पूरे सालों भर में अनेक जानी यात्रा पर्व परवानी उत्सव अनुष्ठित हो रहा है। 12 महीना में 13 यात्रा है और आज पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिमा है। इसको ज्येष्ठ एवं इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान श्री जगन्नाथ चतुर्धामूर्ति रत्न सिंहासन को त्याग करके स्नान वेदी में विराजमान करने के बाद महाप्रभु की आज महाज्येष्ठा स्नान की जो वैदिक परंपरा है, जो विधि है, जो विधान है, जो परंपरा है, इसका आर्य सनातन धर्म की विचारधारा से वर्षा जल की पहली ऋतु का जो जल है, इस जल को अग्नि, चंद्र, सूर्य, वरुण, इंद्र आदि देवता लोग पहली जल भगवान परम ब्रह्म को अर्पण करने का जो विधान है वैदिक साहित्य में, वैदिक परंपरा में, इसी परंपरा के मुताबिक प्रभु श्री जगन्नाथ की महाज्येष्ठा ए सहस्र कुंभाभिषेक जल के द्वारा प्रभु महाभिषेक अनुष्ठित होने के बाद प्रभु आज गजानन वेश में अगणित भक्तों लोग को दर्शन देंगे। क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु मदभक्तं विनोदार्थे करोमि विविध क्रिया। कोई भी भक्त निराश्रय होकर के इनके पास जाने का इनका धर्म नहीं है। गणपति भट्ट जो महागणपत्य संप्रदाय की मुख्य आचार्य है, तो 1432 ख्रीष्टाब्द में आए थे। भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने के बाद इनका मन में विकार आ गया, वो तो हमारा गणपति नहीं है, गणेशम वै ब्रह्मा। तो मन को विकार को साकार करने के लिए प्रभु श्री जगन्नाथ मन भक्ति की भाव को जानते हुए इनको बुलाए और प्रभु गणपति भट्ट आज की पवित्र दिवस पर ही भगवान श्री जगन्नाथ को त्वमेवं वक्रतुंडश्चम त्वमेवं गणनायकम, भगवान से कले हम तो एक गणेश को दर्शन किए थे, परंतु आज काले वाले गणेश और सफेद वाले गणेश इनको दर्शन करने के कुतार्थहं महाभागा दृष्ट्वाम शाश्वत विग्रह, इनको दर्शन करने के बाद इनका मन में संतुष्टि आ गई, प्रणाम किए और दर्शन के बाद प्रभु प्रसाद भोजन करेंगे। इसके बाद प्रभु आज से ही 15 दिन तक भगवान आज जल में स्नान किया है। जैसे श्री सह मानुष लीलाया, तो ज्यादा स्नान करने से जो शरीर को ठंडी जड़ लग जाता है, जड़ी लग जाता है, तो भगवान के ऐसे ठंडा लग गया है,
तो 15 दिन तक भगवान निवृत्त के अंदर में उपास रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, देवता, इंद्र, चंद्र, मनुष्य, राजा, प्रजा, कोई भी इनको चर्म चक्ष में दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलेगा। और आज से ही 15 रात से 15 दिन तक भगवान की 15 दिन दर्शन बंद है। तो महाज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु को स्मरण करना, चिंतन करने से त्रिताप दुख से मनुष्य उद्धार पाएंगे। वही आज का दिवस की महत्व है। इसके बाद रथ यात्रा का शुरुआत हो गया है। रथरा 2 भाग में रथ यात्रा हो रहा है। भगवान आज नीलाद्रि के अंदर छोड़कर आए हैं। 15 दिन निवृत्त के अंदर में रहेंगे। अमावास्या को चंद्र के रूप में नेत्र उत्सव होके भगवान प्रकट होके नवजौवन दर्शन देंगे। दर्शन के बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथियों में भगवान के रथ भी प्रस्तुत हो रहे हैं। 2 महीना हो गया है। तीनों रथ नंदी घोष ताड़ ध्वज दर्प दलन, तीनों रथ हजार व्यक्ति लग करके इनको रथ प्रस्तुत करते हैं। तो रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि में रथ में विराजमान करेंगे। विश्ववासी को दर्शन देंगे, वो भी दर्शन करेंगे विश्व को। तो भगवान के आप हम लोग सब उतार। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज। हरियाणा के हिसार में जासूसी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को फिलहाल राहत नहीं मिली है। आज उनकी जमानत खारिज जेएमएफसी सुनील कुमार ने अदालत में खारिज दी है। ज्योति मल्होत्रा के वकील एडवोकेट कुमार मुकेश ने बताया कि याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने जवाब तलब किया था कि पुलिस जवाब में तमाम तथ्यों के अनुसार में वकील के अदालत में विस्तार से अपनी दलीलें पेश की, लेकिन अदालत ने शाम को फैसला सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि यूट्यूबर पर देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील सूचना के लीक होने और कथित रूप से विदेश संपर्कों के साथ संबंधों की जांच चल रही है। मामला गंभीर होने के चलते अदालत ने फिलहाल उन्हें हिरासत में ही रखने का फैसला किया है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर ज्योति मल्होत्रा मामले में कल जेएमएफसी श्री सुनील कुमार जी की कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी और आज पुलिस से जवाब मांगा गया था। पुलिस के जवाब के बाद मैंने अपने पक्ष रखे, कोर्ट में बहस की और उधर पुलिस ने अपने पक्ष रखे। उसके बाद में आज शाम को माननीय अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। तो आपकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया था और पुलिस की तरफ से क्या है? देखो, मेरी तरफ से यही पक्ष रखा गया था कि पहली बात तो जो एफआईआर है जिसके आधार पर ज्योति को अरेस्ट किया गया वो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि पूरी एफआईआर के अंदर ये कहा गया है कि ज्योति से पूछताछ की और ज्योति ने ये बताया, ज्योति ने बताया पुलिस को कि वो जासूसी कर रही है। मतलब पुलिस के पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, कोई ना कोई जानकारी थी, ज्योति ने ही पुलिस को बताया। तो ये आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि इसके तहत पुलिस आपको आपके ही खिलाफ आरोपी नहीं बना सकती। और ये इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इसकी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो पहली बात तो मैंने एफआईआर पे सवाल उठाए गए। दूसरी बात, एफआईआर के अंदर जो आरोप है उसके अंदर 152 जो देशद्रोह की धारा लगाई है उसके कोई आरोप नहीं है, तो उस धारा पे सवाल उठाया गया। तीसरा ये कहा गया जब ये पाकिस्तान गई तब भारतीय न्याय संहिता देश में लागू नहीं थी, तो 152 ये भी नहीं बनती। और इसके समकक्ष धारा जो आईपीसी की है वो 124A थी, तो वो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया हुआ था। तो दोनों ही धाराएं इस केस में नहीं बन सकती थी। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एसपी ने खुद मीडिया को प्रेस नोट रिलीज करके कहा है कि ज्योति मल्होत्रा की सीक्रेट इंफॉर्मेशन, आर्मी इंफॉर्मेशन, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन तक कोई पहुंच मिली नहीं पुलिस को। तो ऐसे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धाराएं भी नहीं बनती। तो यानी कि तो पुलिस के आरोप है वो खुद ही अपने आप में डिनाई हो रहे थे। और जो आरोप लगाए गए हैं पुलिस ने वो कोर्ट फाइल में अभी तक कोई भी उसके सबूत नहीं रखे। ये मेरा जो आधार था बहस का, जमानत का। उधर पुलिस ने ये कहा कि ज्योति मल्होत्रा के बैंक अकाउंट्स और उनके जो वीडियोज हैं उनकी एनालिसिस किया जा रहा है और उसके अलावा कुछ और जांच जारी है। मतलब मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड पुलिस ने इसको राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ा मामला भी बताया और बेल ना देने की गुजारिश की और माननीय न्यायालय ने पुलिस की प्रार्थना को स्वीकार किया और बेल को रिजेक्ट कर दिया। दोनों पक्षों में कितनी देर तक ये मामला चला? दोनों पक्षों में कोई 20 से 25 मिनट तक बहस हुई है। तो इसको लेकर आगे किस तरह की तैयारी करेंगे? अब हम सबसे पहले तो जो हमारी बेल डिक्लाइन हुई है उसका ऑर्डर लेंगे, क्योंकि वो स्पीकिंग ऑर्डर होता है। जैसा आप लिखते हैं कि क्यों बेल डिक्लाइन की है, क्यों नहीं दी गई है,
तो उसको देखा जाएगा कि कोर्ट ने किस चीज को ज्यादा तरजीह दी है। उसके बाद में हम अगली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बेल की तैयारी करेंगे और देखेंगे। जो पुलिस ने कोर्ट में कागजात पेश किए हैं तो उनमें क्या लगता है? पुलिस के जो कोर्ट में कागजात है उसमें सिर्फ और सिर्फ दावे हैं, कागजात नहीं है। उसमें सिर्फ दावे ही दावे हैं कि इनके पीआईएस तक संबंध वो क्या नाम बातचीत हुई है, मतलब वो पीओआईज है कौन और कैसे हैं वो और किस तरह पुलिस स्टेब्लिश कर रही है कि पीओआईज है, वो अभी तक कोई कागजात ऐसे नहीं है। तो इनकी जो न्यायिक हिरासत है वो कब तक है? वो 23 जून तक न्यायिक हिरासत है ज्योति मल्होत्रा की। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेधावी छात्रों को सीएम योगी की बधाई, बोर्ड टॉपर को वितरित किए गए टैबलेट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय और राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि ये युवा ही प्रदेश और देश का भविष्य है। इस मौके पर उन्होंने मेधावी छात्रों को टैबलेट वितरित किए ताकि वे डिजिटल शिक्षा और बेहतर तरीके से जुड़ सके। सीएम योगी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर प्रभावशाली छात्रों को आधुनिक सम्मान उपलब्ध हो और किसी भी आर्थिक अभाव के कारण उनकी प्रतिभा रुक न जाए। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों का भी आभार जताया, जिन्होंने इन विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। सरकार की इस पहल को शिक्षा के डिजिटलीकरण की दिशा में एक और ठोस कदम माना जा रहा है। जायसवाल यूपी बोर्ड में इंटर की परीक्षा में 97.20 मार्क्स। जोरदार तालियां, ये देश का भविष्य है। 1 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, टैबलेट और पदक और हम सब का ढेर सारा आशीर्वाद जो आप अपनी तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएंगे। जोरदार तालियां आपकी शुभकामनाओं की। विद्यांशु शर्मा, संस्कृत शिक्षा परिषद के 10वीं की परीक्षा 93.42%। जोरदार तालियां। संस्कृत वास्तव में भारतीय संस्कृति का आधार है, जो अपने आप में समेटे है भारतीय जीवन शैली, योग, ज्ञान और दर्शन को, और इसीलिए आज जरूरी है कि हम इसका प्रसार प्रचार करें और अपनाएं। संस्कृत शिक्षा परिषद की भूमिका 12वीं की परीक्षा में 85.21 मार्क्स आपको मिले। जोरदार तालियां। और इसके बाद स्पर्श सक्सेना आईसीएसई बोर्ड के 99.80 इनको मिला। टैबलेट, 1 लाख, प्रशस्ति पत्र और पदक, और आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। स्पर्श सक्सेना आईसीएसई बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा 99.80 मार्क्स। जोरदार तालियां, इतनी मेहनत की और आपकी इतनी थोड़ी तालियां। और इसके बाद आईसीएसई बोर्ड के ही 12वीं कक्षा के लिए अंबर आएंगे 99.75%। जोरदार तालियां। अभिभावकों के खिले चेहरे, अभिभावक यहां बैठे, जरा जोरदार तालियां, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। और उसके बाद सीबीएसई बोर्ड के मेधावी विद्यार्थी आएंगे। सबसे पहले 10वीं कक्षा के लिए आरओ मल्होत्रा, सीबीएसई बोर्ड 99.60%। जोरदार तालियां, सभी अभिभावकों की तालियां हर बच्चे के लिए हों और सभी साथियों की भी। 10वीं कक्षा। और इसके बाद सीबीएसई बोर्ड में ही 12वीं कक्षा के लिए करण पिलानिया जी आएंगे 99.80% मार्क्स। जोरदार तालियां। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया खुलासा, पत्नी सोनम ने की थी साजिश। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय के मंत्री एल्किन लालू हेक ने हाल ही में महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को सोनम रघुवंशी के सूटकेस में मंगलसूत्र और अंगूठी मिली है जो होम टेस्ट में छूट गई थी। ये सुराग इस और इशारा करता है कि ये हत्या पूर्व नियोजित और संगठित अपराध था। मंत्री ने ये भी कहा कि मेघालय के लोग और सरकार चाहते हैं कि आरोपियों को कानून के अनुसार सजा मिले। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि सोनम रघुवंशी शादीशुदा होते हुए भी मंगलसूत्र नहीं पहनती थी। जांच के दौरान ये भी पाया गया कि उन्होंने अपना मंगलसूत्र होम टेस्ट के कमरे में ही सूटकेस में छिपा दिया था, जिसमें ये प्रतीक होता है कि वे अपनी वैवाहिक स्थिति को छुपाना चाहती थी। ये खुलासा मामले की जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इसमें सोनम की मंथा व भूमिका पर सवाल उठते हैं। इसके अलावा पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्या के बाद सोनम रघुवंशी एक आरोपी के साथ स्कूटी से घटनास्थल से लौटी थी। ये जानकारी जांच के दौरान सामने आई है, जिसमें मामले में सोनम की भूमिका पर संदेह गहराता जा रहा है। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या सोनम भी इस हत्या की साजिश में शामिल थी या उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। I saw in the news that the police of Meghalaya, they have found the Mangalsutra and also the ring from the suitcase of Sonam, which is left in the homestay. So I think that is a very, very vital clue which they can find out. The case should be a very strong case now because they have. Why they have to left this Mangalsutra and maybe wedding ring or the ring, we don't know. But why have to left it in the suitcase? She had to be wear in her with herself only, but how she had left the suitcase. So they have a very, very wrong motive by putting the Mangalsutra and also the ring inside the suitcase. That also they have been parked, that suitcase in the homestay. Sir, what do you want to say? What is the future course of action of the Meghalaya police because the investigation also is going on? So they have to go full, complete investigations, and they should be punished as per law. That's what we want. The people of Meghalaya want. I want. People of Meghalaya want. The government of Meghalaya want. They should be punished as per the law of murdering the person in the state of Meghalaya. There has also been said that also police also said that they have also hired one scooty something else, and they have came to the Shillong from the Indore in the road via Guwahati by traveling the various of the trains. So this is a pre-planned and organized crime. It is initiated by the Sonam only, the Sonam Raghuvanshi, the wife of late Raja Raghuvanshi. This is a pure organized and a pre-planned crime. They want from, I think maybe right from beginning they want to eliminate the Raja Raghuvanshi. Sir, can you say something about this further investigation process, that any revelation of this? Further of the investigation process, I will not be able to tell you anything right now because all are under the custodian of the investigation team. We hope that they will do justice for the best of the state and the best of the people of Meghalaya. Sir, is it possible that all the 5 vehicles will be taken to the Sohra to recreate the scene and something else? That is depend on the the investigation team. It is up to their opinion, up to their wisdom, whatever they will to take, whether they will not take, that is we leave it to the wisdom of the investigation team. You have also mentioned, and the people also, people of the Meghalaya also demand a strong action. No, certain action as per law, they should be punished. As per law, they should be punished. Murdering a person, whether it is from local or non-local or any human being, it has to be punished. Sir, is it any effect in the tourism sector in this? No. After that also we have seen before they are, the
found the body of the Raja Raghuvanshi, even so many press have gone into Sora and took the individual interview to all the people. The people that time they were shocked, but after they came to know that it is all the organized crime, it is done by those people only, so people are really rejoiced now. Not only the people, I've seen that the entire nations. We got the call from entire nation, we got the social media, the people are saying that now everybody appreciating for the people of Meghalaya and the state of Meghalaya, and particularly to the government of Meghalaya and especially to the police of the Meghalaya state. So Meghalaya was the safe, is the safe, and will be safe for the... See, all I'm kind of telling you, Meghalaya, I have told them this from the beginning only. We are the peace-loving citizens. We don't do anything wrong. If anybody who has their intentions to doing wrong, that is in isolation cases that we cannot say anything. But if you tell that people of Meghalaya, they will do by themselves, which has no reasons to do it against anybody. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री लाड बोले, खड़से का बयान बिल्कुल सही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़से द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान का समर्थन किया है। कर्नाटक के मंत्री संतोष लाड ने कहा, खड़से जो कुछ भी कह रहे हैं वे बिल्कुल सच है। इसका मतलब मैं समर्थन करता हूँ क्योंकि ये सच है। जाति सर्वेक्षण पर भी लाड ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि इस पर कितना पैसा खर्च होगा, पहले कैबिनेट मीटिंग खत्म हो जाने दीजिए। भाजपा ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है और अब अचानक जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ये केवल राजनीतिक हथकंडे है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस पार्टी शुरू होते से ही जाति जनगणना की पक्ष धर रही है। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के बहुली क्षेत्र में भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। मंत्री संतोष लाड ने कहा, आज हबुली के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अब तक स्थिति नियंत्रण में है। No, it was conceived by P. Narasimha Rao in 1980s, if I'm not wrong. And the money was given in 2004 when UPA government had started. Manmohan Singh ji was there. And apparently the 80% of the bridge was over. If you go to the history, the same bridge was not inaugurated earlier, saying that there is some lacuna in it. The same bridge was not inaugurated earlier, saying that there is some lacuna in it. Now all of a sudden, after this Pahalgam issue, so they wanted a focus change, so that's why they have done it. And this is not new. And what Mallikarjun Kharge ji is telling is absolutely true. There's absolutely whatever Mallikarjun Kharge ji has been telling is, I endorse it because this is the truth of the matter is the same. Sir, you advocated for the caste survey previously that was tabled in the cabinet. You said that it should be considered with an open mind, but all of a sudden the High Command saying that new survey. What happens to the taxpayers' money in the first place? Again, taxpayers' money being spent on the survey. See, now you are asking us the taxpayer money, but anyway, we are not telling that how much money is going to spend. We don't have an idea. Already the 160 crores money which has been there from the state as well as a little bit of central assistance, it has been spent, and the entire the survey has been done and is in the cabinet now. So rather than speaking how much money more is required, I am not aware. So let us finish this cabinet and I'll give more detailed. First of all, you should ask the central BJP at what time did they come and announce when the Pahalgam issue was there. They came and announced at that time only, right, about the caste issue. Last 11 years they're in power, and ideologically or in the manifesto of the BJP, they always oppose this OBC reservation. They oppose the Mandal Commission. They always oppose all the reservation which is there in the country. They themselves have got 10% reservation for the elite classes, economically weaker section. So these are all the things which they need to answer, which not we need to answer. They can change whenever they want to change. The people who oppose for OBC caste reservations or even for caste census, all of a sudden one blue moon, they come with the minister comes and says tomorrow only we are going to start the caste census. What was the reason? So it's all political gimmicks which they have made, and consistently last so many years the Congress has been always harping upon and see to that the caste census has to be made. We are in the verge of getting completed. We will complete it. Whether central does it or not, we are not aware of it. So very quickly, Hubli witnessing heavy rainfall, a lot of houses. Yeah, there's a red alert. Already it's been there, cautioned. So tomorrow I'm going. Apparently today the cabinet is there, so I couldn't miss. So most probably tonight or tomorrow I'm there.
So hopefully the situation as of now, it's there, but not out of control as of now. Thank you. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भ्रम दूर करना जरूरी, सरकार का कर्तव्य, जाति पूर्वक गणना पर बोले मंत्री सतीश जारकिहोली। कर्नाटक के जाति पुनर्गणना को लेकर सियासी तेज होती जा रही है। राज्य के मंत्री सतीश ने आज बेंगलुरु में इस मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये गणना करना आवश्यक है, क्योंकि समाज में इसका लेकर काफी भ्रम और असमझ की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी संदेह को दूर करने के लिए जाति पूर्वक गणना करना सरकार का कर्तव्य है। ये सामाजिक न्याय की दिशा में अहम कदम होगा। मंत्री सतीश पहले भी सामाजिक संरचना को लेकर मुकर रहे हैं और जातीय आंकड़ों की पारदर्शिता के पक्ष में बोलते रहे हैं। उनके इस बयान को कांग्रेस की उस नीति के तहत देखा जा रहा है जिसमें पार्टी लंबे समय से जाति आधारित जनगणना की मांग करती आई है। वहीं भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस और राजनीतिक लाभ के लिए जाति विभाजन का आरोप लगाती आ रही है। सर, कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक स्टेटमेंट कहे हैं कलबुर्गी में कि ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जो सब झूठ बोलते हैं। हमने देश की डेवलपमेंट के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारे फंड दिए हैं, लेकिन हम लोग जी दिए वो उसके लिए बात ही नहीं करते, सिर्फ झूठ बोलते हैं। आप क्या कहेंगे? ये तो देश का मामला है, हमसे बड़ा नेता है। जब बड़ा नेता बोले तो हम क्या छोटा क्या बोलेंगे? अभी बड़ा है ना वो। खड़गे जी है, राहुल जी है, केसी है, सुरजेवाला जी है। सतीश जी बड़े नेता हैं सर। नहीं, हम स्टेट के लिए, राष्ट्र के लिए नहीं है ना। कास्ट सेंसस के लिए आप पुश कर रहे थे, हाँ, फिर से एक सर्वे करने की होगा। कोशिश जारी है, इसके बारे में आपका क्या राय है? नहीं, करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। हम इतना है, ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा कम है। क्या गारंटी है सर फिर से सर्वे होने के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा सर, क्योंकि टैक्स पेयर्स का ठीक है, क्या करेंगे? अभी लोगों के लिए सरकार है। अगर जब लोगों के मन में अगर कुछ गलत है तो उसको दूर करने का सरकार का काम है। इसके लिए दोबारा करना है तो करेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हमको तो सही लग रहा है, अच्छा ही है हमको है, मगर कुछ लोगों के लिए वो डाउट है, उसके लिए करना जरूरी है। ठीक है, उनका अलग है, कास्ट के लिए उनके अधिकार है। हमको सिर्फ एजुकेशन सोशली कर रहे हैं, ये वो अलग है, ये अलग है। थैंक यू। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में जाति जनगणना पर आज हो सकता है बड़ा फैसला, बोले मंत्री एच.के. पाटिल। कर्नाटक में जाति जनगणना को लेकर सियासी तेज हो चुकी है। राज्य के मंत्री एच.के. पाटिल ने आज संकेत दिए हैं कि सरकार इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। उन्होंने कहा, जब पिछली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तब कोई भाजपा नेताओं ने भी कहा था कि ये डेटा 10 साल पुराना है, इसलिए दोबारा सर्वेक्षण करना जाना चाहिए। मंत्री ने आगे कहा कि अब जनता की राय को ध्यान में रखते हुए आज की विशेष कैबिनेट बैठक में अंतिम फैसला लिया जा सकता है। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब राज्य भर में आरक्षण और सामाजिक न्याय को लेकर चर्चाएं गर्म है। कांग्रेस सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वे पिछड़ी जातियों की सही भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ताज़ा आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाए, क्योंकि आज का दिन कर्नाटक की राजनीति और सामाजिक समीकरणों में बड़ा मोड़ ला सकता है। That is what is BJP's stand. Let me tell you, when this was placed, even many BJP leaders raised the issue saying that since it is 10-year old, it should be resurveyed. Now that we have responded to people's demand, people's view, we may take some decision today. Our Honorable Chief Minister and Deputy Chief Minister have gone to Delhi yesterday. They have had a long discussion with them, had interaction about this, and we are going to take some decision. Is it a party demand? Is it a people's demand or the party's Both. See, in view of people's demand and demand of many organizations, including religious-based organizations,
we were also thinking of what to be done, how to respond to them. And our these feedbacks have gone up to our High Command. Our Chief Minister was also telling that in view of some organizations' demand, we may consider their demand also. In view of all this, we are going to take a final view on Jati Ganate today in this special cabinet which is going to be held in next half an hour. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री खट्टर और उमर अब्दुल्ला की मुलाकात। श्रीनगर में आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच हुई बैठक के बाद राज्य की विकास योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बयान सामने आए हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बिजली और आवास एवं शहरी मामलों के दोनों विभागों में काफी अच्छा काम हो रहा है। जहां भी कुछ चुनौतियां हैं उन्हें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के संज्ञात में लाया है ताकि समाधान निकाला जा सके। उन्होंने खास तौर पर बिजली विभाग में जम्मू कश्मीर की प्रगति की सराहना करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर और प्रीपेड स्मार्ट मीटर की दिशा में जो कदम उठाए हैं वे कई अन्य राज्यों से कहीं आगे है। अन्य राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर की उपलब्धियां उल्लेखनीय है। बैठक को केंद्र और राज्य के बीच तालमेल और सहयोग का प्रतीक बताया जा रहा है, जहां विकास से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई। मित्रों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाते से दो विभाग मेरे पास हैं, पावर डिपार्टमेंट एंड महुआ डिपार्टमेंट। तो उन दोनों विभागों का मैं सभी प्रदेशों में जाकर के रिव्यू की मीटिंग्स ले रहा हूं। आज जम्मू कश्मीर के दोनों विभाग और संयोग से ये दोनों विभाग यहाँ के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी के पास ही हैं। तो हम लोगों ने बातचीत करके आज का दिन तय किया और दोनों विभागों की रिव्यू मीटिंग्स हुई हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि दोनों ही विभागों में बहुत सेटिस्फैक्ट्री काम हो रहे हैं और जहां कहीं कोई छोटी बड़ी कमी रही है या कुछ इश्यूज रहे हैं वो हमने केंद्र सरकार की ओर से इनको ध्यान में कराया और यहाँ के इश्यूज हैं वो इन्होंने हमको ध्यान में कराया, उनको स्मूथली आगे बढ़ाएंगे। अगर यहाँ की मैं कुछ विशेषताएं बताता हूँ तो पिछले वर्षों में पावर डिपार्टमेंट में बहुत काम हुआ है और पावर डिपार्टमेंट में खास करके कुछ चीज़ों में तो अन्य प्रदेशों से भी जम्मू कश्मीर आगे निकला है, जैसे स्मार्ट मीटर्स और प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स। ये विषय बाकी सब प्रदेश तो बहुत पीछे अभी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की अचीवमेंट बहुत ही ज़्यादा है और उस प्रकार से मैं कहूँगा कि देश भर में प्रथम स्थान और जम्मू कश्मीर स्मार्ट मीटर्स और प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स में इन लोगों ने इसमें किया है। हाँ, जहाँ थोड़ी चिंता है चूँकि यहाँ बहुत पहले से व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, अब बहुत ठीक की जा रही हैं। AT&C लॉसेस यहाँ बाकी प्रदेशों की तुलना में कुछ थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन जिस स्पीड से इन्होंने कम किया है वो स्पीड भी अपने आप में रिमार्केबल है, तो उसका श्रेय मैं ज़रूर यहाँ की सरकार को देता हूँ। ऐसे ही जो गैप है, फाइनेंशियल गैप बिटवीन ACS एंड ARR, ये भी एक पैरामीटर रहता है जिससे डिस्कॉम्स का घाटा ये कम किया जा सके, उसमें भी थोड़ी और सुधार की आवश्यकता है। 4 वर्षों में बहुत ज़्यादा सुधारा गया है, फिर भी अभी जो नेशनल एवरेज है उससे ऊपर है, उस पर भी काम करने की आवश्यकता है और यहाँ किया जाएगा। यहाँ के जो जनरेशन है, खास करके हाइड्रो जनरेशन, जो कि यहाँ पहाड़ी प्रदेश होने के नाते से पानी पर्याप्त है, चाहे वो झेलम के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे चनाब पर हैं और चाहे सिंधु नदी पर हैं, ऐसे सब प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो भी जो आगे अपकमिंग जो आने वाले हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। हमारा जो NHPC डिपार्टमेंट और जो यहाँ की कंपनियाँ ये सब मिल करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और अब चूँकि इंडस वाटर ट्रीटी उसके एविडेंस में रखने के कारण से हमको उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ उठाना है। हम और नए प्रोजेक्ट्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहाँ जहाँ उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है वो बढ़ाएंगे और नए प्रोजेक्ट्स भी जो यहाँ और बनाए जा सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइंस वो भी यहाँ पर पिछले 4 साल के अंदर जो इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है 45% की वृद्धि उसमें की गई है। ये भी अपने आप में बहुत उल्लेखनीय प्रगति यहाँ की है। तो मैं यहाँ के जो अचीवमेंट्स हैं उनको देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी को बधाई देता हूँ इस बात की। इसी प्रकार से जो महुआ डिपार्टमेंट है, शहरी विकास, स्मार्ट सिटी मिशन के दोनों शहर, चाहे जम्मू है चाहे श्रीनगर है, दोनों के काम लगभग पूरे हुए हैं। बचे हुए काम आने वाले दिसंबर तक वो सब पूरे हो जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन में भी
काफ़ी प्रगति अच्छी चल रही है। यहाँ की बसों की जो डिमांड है वो हमने पूरी की है, प्रोसेस में है, टेंडर उसके होने वाले हैं और दोनों शहरों में बल्कि और भी शहरों में जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी बाद में हमें भी दिया जाएगा। अभी 2 शहरों के लिए, जम्मू और श्रीनगर के लिए बसों की व्यवस्था भी वो सारी पूरी की जा रही है। जहाँ तक अमृत योजना का विषय है, यहाँ का स्वच्छता का, पानी के ट्रीटमेंट का अथवा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अथवा पीने के पानी की सप्लाई के विषय, ये सब अंडर यानी प्रोग्रेस हैं और इसमें भी काम लगातार आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जो यहाँ इन्होंने सुझाव रखे हैं, जो यहाँ की डिमांड्स हैं, उसको हम पूरा करेंगे, ऐसा मैंने आश्वासन दिया है। सर, सर्दियों में अक्सर देखा जाता है कि जो बिजली की व्यवस्था है वो कम होती है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए? सर्दियों में यहाँ कुछ कमी रह जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए अभी यहाँ जितने प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं उसमें जो जितनी व्यवस्था होगी कुछ यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट पीपीए कर लिए गए हैं, सोलर पावर के खास करके और हाइड्रो पावर के, उनके माध्यम से आगे पूरा होगा। फिर भी जो सरप्लस पावर हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास रहती है, उस सरप्लस पावर में जो यहाँ से डिमांड जाती है उसको हम पूरा करते हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा, उसमें जितनी आवश्यकता यहाँ की होगी उसको हम पूरा सप्लाई करने के लिए तैयार है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिण 24 परगना में हिंसा पर राजनीतिक गरमाई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में हुई इन सांप्रदायिक हिंसा और पुलिस के साथ झड़प के बाद राज्य में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश में कहा था कि अगर राज्य में कहीं भी सांप्रदायिक हिंसा होती है, आम जनता को लूटा जाता है और पुलिस को कार्यवाही से रोका जाता है, तो याचिकाकर्ता डीजीपी को मेल करेगा और मैंने कल यही किया। सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि उन्होंने डीजीपी से मिलने की कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी के निर्देश पर डीजीपी ने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया, कुछ अधिकारियों ने मुझे बताया कि डीजीपी ने ममता बनर्जी से बात की और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। सुवेंदु ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि एलओपी विपक्ष के नेता एक विधायक के साथ पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। इसके एलओसी विपक्ष के नेता एक विधायक के साथ पीड़ितों से मिलने जा सकते हैं। इसके लिए कोर्ट अर्ध सैनिकों बलों और जिला प्रशासन को निर्देश दे सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां जाने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन उन्हें अनुमति देता है या नहीं। दूसरी ओर इस हिंसा के विरोध में सनातन समाज से जुड़े संगठनों ने आज दोपहर 2 बजे से राज्य भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। उसके खिलाफ आप लोग अभी जो सूचना आ रही है, आपने कोर्ट में एक मामला दायर किया है। इसके नहीं, नया मामला नहीं है। वो जो धुलियन शमशेरगंज का जो मामला है उसमें एक कैन पिटीशन बोलता है, हमारी लॉयर ने सबमिट किया। उस ऑर्डर में बहुत स्पेसिफिकली स्पेशल बेंच ने बताया था जो पूरा प्रदेश में जहां इस तरीके से कम्युनल वायलेंस होगा, कॉमन आदमी का लूटतराज होगा, आगजनी होगा, पुलिस को काम करने के लिए रोकेगा, पुलिस इंजर्ड होगा, इस तरीके से जहां होगा वहां पहले पिटिशनर नंबर 1 की ओर से डीजीपी को मेल करना चाहिए। मैं कल 3 बजे आफ्टरनून 3 बजे मैं मेरा लॉयर थ्रू मेल किया। बाद में मैं शाम 5:30-6 बजे मिलने का कोशिश भी किया भवानी भवन में। डीजीपी ऑफिस में रहकर भी ममता बनर्जी का कॉन्सेंट नहीं मिला। ममता बनर्जी का साथ फोन में बात किया। जो जानकारी मेरा पास है, कुछ आईपीएस ऑफिसर ने मुझे सुबह बताया आज, ममता बनर्जी बता दिया कोई मिलने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो सब लैंप पोस्ट है, वो बता दिया एलओपी और बीजेपी को जो 6-7 एमएलए था कि आप लोग का साथ मिलने के लिए साफ तैयार नहीं है। हम लोग बाहर थोड़ा प्रदर्शन करके हम लोग का दाबी उठा के चला आया। उस पिटीशन में ये गवर्नमेंट काम नहीं करेगा तो कोर्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को डायरेक्शन देगा। ये ऑर्डर अप टू 30 जुलाई तक बंगाल में कंटिन्यू कर रहा है। इसलिए मैं आज मेरी ओर से मेरा लॉयर ध्यान आकर्षण किया। ऑनरेबल जज ने बताया आप फाइल करके अर्जेंट स्लिप भेजो एज पर कोर्ट प्रोसीड्योर।
वो क्या करेगा, जाट साहब का मामला है। लेकिन वहां जो 20% हिंदू आबादी है, 75-80% मुस्लिम आबादी है, इसमें तुरंत वहां का जो फियर साइकोसिस चल रहा है, र्यूमर चल रहा है, धारा 163 लागू है, उसमें सेंट्रल फोर्स का रूट मार्च और एरिया डोमिनेशन का बहुत जरूरत है। यही हम लोग का उम्मीद है, यही हम लोग का एप्लीकेशन का मूल मांग है। साथ साथ हम लोग आज असेंबली में 2 एडजर्नमेंट मोशन बीजेपी ने दिया है। 12 बजने के बाद जो एज पर द शेड्यूल हम लोग जनहित में 11 से 12 बजे तक क्वेश्चन आवर है। हम जनहित में हमारी पहले से बीजेपी का स्टैंडिंग रेजोल्यूशन है। क्वेश्चन आंसर ये सरकार तो कोई आंसर नहीं देता, आंसर देने का मौका देने के लिए 11 से 12 बजे तक हम लोग कुछ नहीं करता। 12 बजे एडजर्नमेंट मोशन ये लोग क्या करेगा तो स्पीकर का मामला है। तो हम लोग का जो डिमांड है, हम लोग का उम्मीद है, इतना बढ़िया गंभीर मामला है, विधानसभा का नजदीक हुआ है, कलकत्ता का बगल में हुआ है, इसके ऊपर कम से कम आधा घंटा चर्चा होना चाहिए। और ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस मिनिस्टर तो यहाँ नहीं आती है, उनका डे है मंडे, वो तो क्वेश्चन आंसर भी नहीं लेता है, वो छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट की ओर से एक स्टेटमेंट आना चाहिए। काल का हादसा और पिछले जो धुलियान शमशेरगंज में जो हरगोविंद दास चंदन दास का मर्डर इशू है, हिंदू होने के नाते जिसको मौत का घात उतार दिया, उसके ऊपर यही हमारी है। उसका बाद हम लोग बीजेपी एमएलए लोग 1 बजे ऑनरेबल गवर्नर साहब का पास टाइम मांगा है, उन्होंने टाइम दिया है। 50 से ज्यादा जो आज अटेंडेंस है, 52-3 हमारी एमएलए आया है आउट ऑफ 65। हम लोग एक साथ गवर्नर साहब के पास जाकर हमारी 4 मांग है, वहाँ हम लोग गवर्नर साहब को दूंगा। यही हमारी कार्यक्रम है। बाकी मैं डीजीपी और एसपी डायमंड हार्बर को मेल किया है, जो वहाँ धारा 163 को सम्मान करते हुए 1+1 LOP+1 एमएलए को अलाउ किया जाए, वो विजिट करना चाहिए पीड़ित एरिया के में। और हमारी स्टेट प्रेसिडेंट उन्होंने जाने के लिए कोशिश भी करेगा। थोड़ी देर बाद वो क्या करेगा, पुलिस का मामला जो जानकारी मिल रहा है रोकने की कोशिश करेगा। बाकी स्टेट प्रेसिडेंट और मैं बातचीत करके आज पूरा प्रदेश में हो रहा है। सनातनी लोग 2 बजे से स्टार्ट करेगा, पूरा प्रदेश में होगा, कम से कम 250-300 प्लेस में होगा। काल भी कुछ करने का प्लानिंग है, वो ऑफिशियली पार्टी की ओर से वो जानकारी आपको मिल जाएगी। दादा, पुलिस की जो रोल पे जो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में संबंधित पात्रा का बयान, बांग्लादेश में टैगोर के पौत्र घर पर हमला। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा सांसद संबिंद पात्रा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बांग्लादेश में स्थिति टैगोर के पौत्र घर पर हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि हम किसी अंतर्राष्ट्रीय मामले में दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब विषय रविंद्रनाथ टैगोर जैसे हो तो ये हमारे लिए सिर्फ एक सांस्कृतिक विषय नहीं बल्कि भावनात्मक और सभ्यता से जुड़ा मुद्दा है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे जमात ए इस्लामी और हिजाब ए इस्लाम जैसे कट्टरपंथी संगठनों का हाथ है। उन्होंने इसे पूर्ण नियोजित हमला बताया और कहा कि 5 दिनों तक योजना बनाई गई और टैगोर के घर पर हमला किया गया ताकि बंगाल और भारत की संस्कृति की नींव को चोट पहुंचाई जा सके। पात्रा ने भी मांग की है कि इस हमले की गंभीरता अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए और बांग्लादेश सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय फोरम तक ले जाने की तैयारी कर रही है। माननीय संजय जी और मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन। एक शॉर्ट नोटिस में आप आज यहाँ सब आए। आज का विषय बहुत आई विल से इट विल बी अ ब्रीफ इश्यू, वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, मगर एक बहुत गंभीर विषय है। एंड एट द आउटसेट इटसेल्फ आई वांट टू मेंशन, मैं आरंभ में ही कहना चाहता हूं कि यह विषय बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। We are not intruding into any kind of international domain.
बट चूंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का विषय है, इसलिए हमारे हृदय के निकट का विषय है, भारत के हृदय के निकट का विषय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को बड़े गंभीरता से लेती है और बहुत सेंसिटिवली, संवेदनशीलता से लेती है। आप सबको विदित है कि मंगलवार को रविंद्रनाथ टैगोर जी के पैतृक घर, जो कि बांग्लादेश में स्थित है, वहां आक्रमण हुआ, वहां हमला हुआ और उसको काफी क्षति पहुंचाई गई है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कोई आम शख्सियत नहीं थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर was not an ordinary person. He was a man of diversity. He was a man who gave a lot to this world. वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो केवल सीमाओं से बंधे हुए व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने 2 राष्ट्र के राष्ट्रगान को लिखा। भारतवर्ष के राष्ट्रगान को भी, जनगण मन को, रविंद्रनाथ जी के कलम ने ही संजोया और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने उसे अलंकृत किया, उसे लिखा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको नोबेल प्राइज मिला। रविंद्रनाथ ठाकुर जी के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर 1840 में ढाका से लगभग 125 किलोमीटर दूर सिराजगंज में एक 2 मंजिला घर उन्होंने बनाया था, जिसको कचहरी बाड़ी, हम लोग उड़िया में भी बंगाली में भी कचहरी बोलते हैं, जहां बैठते हैं, तो कचहरी बाड़ी मतलब घर होता है। कचहरी बाड़ी बनाया जिस पर अटैक हुआ है। और जो अभी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, यह जो अटैक हुआ है, यह जो आक्रमण हुआ है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर पर, यह अटैक जमाते इस्लामी और हिफाजत इस्लाम, इन संगठन के लोगों ने किया है। और मीडिया के माध्यम से यह भी मालूम पड़ा है कि यह अटैक एक प्री प्लान्ड अटैक था। 5-6 दिन से इसकी एक योजना बन रही थी कि योजनाबद्ध तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर के, जो कि एक बुनियाद है, बंगाल के हमारी सभ्यता के, संस्कृति के एक धरोहर हैं, उनके घर पर हमला किया जाएगा, ताकि एक बड़ा मैसेज वो शायद विश्व को देना चाहते। अब वक्त तो चला है दर्शकों एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ देश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच